भारत के लोकतंत्र में चुनाव वैसे तो एक उत्सव होता है, पर जब बिहार में चुनाव होता है तो कतई ड्रामा जो है वो पीक कर जाता है। अलग अलग नैरेटिव्स, अलग अलग बातें, अलग अलग किरदार सामने आते हैं। आज बिहार के चुनाव पे प्रकाश डालने के लिए करण वर्मा अनप्लग्ड पे खास मेहमान है। बिहार की गलियों से बिहार के लाडले हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक। अजय आलोक जी, का हाल बा? पहले तो ये बताइए हमें। एकदम मस्त। अभी अभी होके आ रहे हैं आप ताजा ताजा बिहार से। में बाहर बा। बिहार में बाहर बा और जनता के दिल में कौन? हर तरफ नीतीश कुमार बा। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। बीजेपी की तरफ से ये बात सुनने में आ रही है कि नीतीश है हर जगह, तो बहुत ही बढ़िया है। भाई, बीजेपी और नीतीश कुमार को बहुत प्यार करती है। अच्छा, ये अक्सर नीतीश कुमार एक दो बार रूठ गए हैं, नहीं तो बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार को प्यार किया है। अरे बाप रे, आप देखिए, आंसू आ गए मेरे तो ये सुन के। अब देखिए, 2000 में हम बड़ी पार्टी थे, तब भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। 12-13 दिन के बाद बहुमत नहीं होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। जी जी। उसके बावजूद अटल जी ने वापस केंद्र में बुला के रेल मंत्री बनाया। हाँ, ये तो बात है। 2005 में फरवरी के चुनाव में कोई नेता नहीं था। हाँ। बहुमत नहीं आया। फरवरी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, जबकि जेडीयू में उस वक्त मतभेद थे। शरद यादव नहीं चाहते थे चेहरा घोषित हो जाए, जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहते थे चेहरा घोषित हो जाए, दिग्विजय सिंह हमारे बीच में नहीं है, वो भी नहीं चाहते थे चेहरा घोषित हो जाए। तब भी नीतीश कुमार को चेहरा घोषित कर दिया। मोदी जी भी उनको उतना ही मानते थे। 8 में लुधियाना में वो हाथ में हाथ पकड़ के फोटो खींचने नीतीश कुमार गुस्सा गए। हाँ। लेकिन तब भी मोदी जी 12 में फिर मिले, 11 में। हाँ। तब भी वो साथ में गए। जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है आपका नीतीश जी से, है? ये प्यार का रिश्ता है। हाँ। 14 में नीतीश जी ने गठबंधन तोड़ा। हाँ। 17 में वापस आए। मोदी जी फिर से उन्होंने उनका स्वागत किया। 19 में लोकसभा में जेडीयू के पास मात्र 2 सीटें थी, बीजेपी के पास 23 सीटें थी। बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीटें उनके लिए छोड़ दी। 17-17 का गठबंधन हो गया। 20 में जेडीयू की इतनी कम सीटें आई, तब भी प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, मुख्यमंत्री आप रहिएगा। नीतीश कुमार तैयार नहीं थे। 23 में फिर 22 में फिर नीतीश जी रूठ के चले गए। 23 में फिर वापस आए, वो मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं थे। तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, नीतीश जी आप ही चलाएंगे। तो बीजेपी नीतीश कुमार को बहुत प्यार करती है। तो रूठ क्यों जाते बार बार? नीतीश जी रूठे क्यों? आपने जैसे अपनी दास्तान सुनाई, प्यार भरी दास्तान, तो उसमें बार बार वो रूठ क्यों जाते हैं? कई बार रूठे हुए हैं वो। 2 बार, कई बार नहीं। अब इतनी बार भी आप मत कहिए। नहीं, अब 2000 भाई, सबसे पहले तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित हुए थे तभी रूठ गए थे सबसे पहले। उसी पे गठबंधन तोड़ लिया था। उस पे गठबंधन तोड़ लिया इन्होंने। उसके बाद फिर ये वापस आए, फिर एक बार रूठ गए, और फिर एक अभी रूठे, तो 3 बार रूठ चुके हैं वो। 2 बार। अच्छा, तो अब फाइनली आपके साथी हैं, अब रूठना मनाना खत्म हो गया? अब सेटल हो गया मामला। अब सेटल हो गए वो। हाँ, आप कह रहे हैं सेटल हो गए नीतीश जी। ऑपोजिशन का इस बार कहना है कि नीतीश जी थोड़े अनसेटल हो चुके हैं। ऑपोजिशन आपको क्या लगता है, बोलेगा नीतीश जी सेटल्ड है? नहीं, इस बार खासा उनके ऊपर टारगेट है कि अनसेटल हो गए हैं, ये स्टेबल नहीं है। भाई, अनसेटल करने के लिए ऑपोजिशन तो 24 घंटा लगा रहता है। हाँ। देखिए, मोहन जी ने आज स्टेटमेंट दे दिया 75 पे लोग को रिटायर हो जाना चाहिए। जी जी। ऑपोजिशन कूदने लगा कि बिल्ली के भाग से छीका फूट गया। अरे यार। हाँ, बड़ी स्टेटमेंट दी है वैसे वो, नहीं आपको बड़ी स्टेटमेंट नहीं है। मैं मानता हूँ कि 70 क्यों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 62 रिटायरमेंट फिक्स की हुई है, लेकिन राजनेताओं की रिटायरमेंट की एज नहीं होती है। राजनेता जब तक फिजिकली और मेंटली फिट है, देश को आगे ले जाने के लिए मजबूती से काम कर रहा है, तब तक वो काम करे। आप सोचिए, नरसिम्हा राव 78 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे 1991 में। 83 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे। देश का सारा सोना गिरवी हो गया था कांग्रेस के द्वारा। नरसिम्हा राव सब कुछ ठीक करके भारत की इकॉनमी को नई व्यवस्था उन्होंने दे दी। आज जो हम लिबरलाइज वर्ल्ड में हैं, आज एक नए भारत में हैं, तो इसकी नींव का पत्थर रखने का काम तो नरसिम्हा राव ने किया। और वो भी कब किया? 80 साल की उम्र में। क्या आप कहेंगे? वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने 79 साल के थे। 2004 तक उन्होंने देश को लीड किया। आज जो हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट की अब कोई चर्चा नहीं करता है, उस वक्त सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि कहा भागवत जी ने कहा क्यों फिर ये? नहीं, ये आम आदमी के लिए, उन्होंने आम आदमी के लिए कहा, पॉलिटिशियंस के लिए नहीं कहा। पॉलिटिशियंस के रिटायरमेंट को कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, वो जनता रिटायर सोचती है। अब राहुल गांधी को रिटायर किया हुआ 54 साल से, पिछले 20 साल से 34 से 54 तक वो रिटायरमेंट में ही चल रहे हैं। आप ये देखिए,
ये लोग नागपुरी संतरा आरएसएस के बारे में कहते हैं। हाँ भाई इस नागपुरी ने तो कांग्रेस को नागपुर के संतरे की तरह छील के रख दिया जिसमें कोई भी रस नहीं बचा। इसलिए राजनेताओं का जब तक दिमाग है, जब तक शरीर चल रहा है और उनको देश के प्रति काम करने की इच्छा है और उनका संकल्प है जी, तब तक जनता उन्हें रिटायर नहीं करती है। चलिए बड़ी बात आपने कही। अब देखिए कोई ना कोई बताएगा ये भागवत जी को भी ये बात, पर कांग्रेस तो बहुत उछल रही है, वीडियो बना रही है। अब कांग्रेस मोदी जी को हरा नहीं सकती, मोदी जी को हटा नहीं सकती। तो इसलिए मैंने कहा कि बिल्ली के भाग से छीका फूट गया लग रहा है, कांग्रेस ऐसे उछल रही है। अरे अपने युवराज गांधी के बारे में सोचे, गांधी क्या करेंगे? वो तो सड़कों पे हैं, पटना में निकले हुए, कह रहे हैं फोटो हमने घेर लिया बीजेपी को, बीजेपी तो हमारे वोट काटने में लगी थी इलेक्शन कमीशन के जरिए, हमने इनकी चोरी पकड़ ली। कल उन्होंने बोला ये बात। देखिए एजम्पशन में राहुल गांधी जीते हैं, हाँ सिर्फ एजम्पशन में। वो एजम्पशन में प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उनके लिए एक गाना है, क्या है? कि वो तो है अलबेला, हजारों में नहीं करोड़ों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा गुण तो न देखा। उनके गुण खोजने के लिए देश परेशान है भाई। देश गुण ही नहीं खोज पा रहा है, हम और आप कहाँ से गुण खोजेंगे? और कांग्रेसियों को देखिए, दूसरे को चरण चुंबक बोलते हैं, चुंबक बन के उन्हीं के चरणों में पड़े रहते हैं। आप सही में मायने में मानिए कितना बेसिक ग्रे मैटर्स की कमी है उस व्यक्ति में, क्योंकि वो देश को जानते ही नहीं है। पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो बनी गए, उनका कहना है प्रोग्रेस तो कर ही रहा हूं मैं भाई। हाँ, एक जमाने में एमपी थे, इस देश की opposition डेमोक्रेसी को धन्यवाद दीजिए कि नवमी फेल भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। हाँ बड़ा पप्पू भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। हाँ, कुछ हमारे भाग्य को भी सराह लीजिए, इसलिए बीजेपी मजबूत है। ये नवी फेल वाला जो है ना आपका बड़ा शार्प जाइब रहता है हमेशा, है ना? उपलब्धि है ये उपलब्धि मानते हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? 9वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास आपने सुना होगा, 9वीं फेल तो पहली बार सुना है। हाँ, और भी ऐसे परिवार से जिसके पास अरबों अरब रुपए थे, जिसको पढ़ाने लिखाने की कोई कमी नहीं थी। इससे पता चलता है कि उस परिवार का पढ़ाई के प्रति क्या सोच ही नहीं पढ़ाई के पीछे। अपने समय में चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे, एक दो चमचा उसमें भी तारीफ कर दी कि चरवाहा विद्यालय मॉडल कंसेप्ट है। हाँ। नतीजा ये हुआ कि जो बिहार में 3.5 साल में ग्रेजुएशन हो रहा था, वो बढ़ते बढ़ते अब 6 साल पे चला गया था लालू राज में। सारे हायर एजुकेशन को चौपट करके रख दिया। मेडिकल कॉलेज में 20 साल, लालू राज के 15 साल में एक प्रोफेसर, एक ट्यूटर, एक लेक्चरर की बहाली तक नहीं हुई। यह हाल था कि जब स्टूडेंट का फाइनल ईयर मेडिकल का एग्जाम हो रहा है मेडिसिन का, क्योंकि मैं इंटर्नशिप कर रहा था 98 में, तो उसी पीएमसीएच से, मेरे फादर वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। तो स्टूडेंट से एक्सटर्नल आए थे BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। हाँ। तो उससे पूछा गया पल्स रेट कितना है जी? अच्छा। हाँ। तो कहा कि सर घड़ी पहन के नहीं आए थे तो पल्सवा कैसे लेंगे? ये हाल था। और उसको आप कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो राज्य के मंत्री जी का बेटा था। मीसा भारती को 13 के 13 सब्जेक्ट में ऑनर्स दिया गया, एक्सेप्ट फॉर मेडिसिन, एक्सेप्ट फॉर मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन के विभागाध्यक्ष मेरे पिताजी थे, सर्जरी के विभागाध्यक्ष हाई साहब थे, डॉक्टर अहमद अब्दुल हाई। अच्छा। इन दोनों ने नहीं दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो एक्शन लेना है लो, हम लोग नहीं दे सकते हैं ऑनर्स। प्रेशर आया था, पूरा प्रेशर था। हाँ। अरे ऐसा वैसा प्रेशर क्या, मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहे थे, हाँ। लग रहा था कि उसका क्वेश्चन आंसर वही लोग लिख देंगे। अच्छा। हाँ। आप ये देखिए, बिना एंट्रेंस के टाटा के कोटे पे जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, एक नहीं दो बेटियों का। जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज से फर्स्ट ईयर होने के बाद पट्टा मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र हो गया। ये सीट बर्बादी ना हुई। आज तक उन्होंने आला को हाथ नहीं लगाया, जिसको हम लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं। बीपी लेना नहीं आता है। मैडम सांसद हैं, पहले राज्यसभा अब लोकसभा। है। तो इस देश के लोकतंत्र को सलाम कि ऐसे ऐसे लोग भी आगे बढ़ते हैं। तो इस पे ना तेजस्वी जी कहते हैं कि अरे कब तक उन दिनों की बात करते रहोगे, अब तो बीजेपी और जेडीयू को बात करनी चाहिए। पिछले 15-20 साल से तो यही लोग हैं एक तरह से। पिछले 15-20 साल से बिल्कुल बात करनी चाहिए। पिछले 15-20 साल में ये हुआ है कि बिहार का ऐसा एक भी घर नहीं है जहाँ पे बिजली नहीं है। बिहार का ऐसा एक भी गांव नहीं है जहाँ पक्की सड़क नहीं है। बिहार में अब ऐसा एक भी मकान आने वाले 2 साल के बाद नहीं होगा जहाँ पे नल से जल नहीं जाता है। बिहार का ड्रॉप आउट रेट घट के 2.9% से घट के आज की तारीख में वो <1% हो चुका है। साक्षरता दर बिहार में, जब हम नीतीश कुमार एनडीए सत्ता में आई थी, साक्षरता दर बिहार की होती थी 42%, आज बढ़ के हो गई 78%। हाईवेज और नेशनल हाईवेज बिहार के आज देश के हर राज्य से अच्छे। हर चीज़ का नारा बिहार देता है जिसको देश अनुसरण करता है।
चाहे वो हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो। लगातार कई मॉडल्स आए हैं बिहार के जिनको लोगों ने एश्योर किया है। महिला एम्पावरमेंट में बिहार पहला राज्य बना जहां स्थानीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को मिला। पुलिस बलों में 33% आरक्षण महिलाओं को, और अभी परसों का डिसीजन हुआ कैबिनेट का कि पूरी की पूरी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं का रहेगा। तो बिहार हैज़ डन ट्रेमेंडस थिंग। इतना लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद लालू जी के समय में आप सोचिए कि 2005, आज से मात्र 20 साल पहले 23,000 करोड़ का बजट होता था यार। आज बजट बढ़ के 3,27,000 करोड़ का हो चुका है। 23,000 से 3,27,000 करोड़, कितने गुने हुए? 16 गुना। ये लोग अल्पसंख्यक मुसलमान हाय मुसलमान पीटते रहते हैं। 600 करोड़ का अल्पसंख्यक कल्याण का बजट था लालू जी के राज में 2004-05 में। आज बढ़ के 16,000 करोड़ हो गया। मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे, हम जानते हैं। अच्छा, ये पक्का है? हम जानते नहीं देंगे, मेजॉरिटी नहीं देंगे। 8% पिछले बार भी मिला था, 7-8% इस बार बिहार में भी मिलेगा। लेकिन आप ये देखिए कि सरकारी योजनाओं का 35% अपनी आबादी से ज़्यादा लाभ मुसलमान ले रहा है देश भर में। हर सरकारी योजना में 35% से ज़्यादा लाभ मुसलमानों का है। एक्सक्लूसिव स्कीम्स हैं आपकी तो, शादी शगुन स्कीम और ये सब तो एक्सक्लूसिव फॉर माइनॉरिटीज, यूपीएससी कोचिंग और ये सब। नहीं, माइनॉरिटीज़ के लिए यूपीएससी कोचिंग नहीं, कोचिंग हमारे बिहार में सबके लिए है। बिहार में तो ये भी है कि जो भी यूपीएससी कर रहा है न सिर्फ कोचिंग देंगे बल्कि उसको हम लोग वित्तीय सहायता भी देते हैं, खासकर ST SC और अति पिछड़ों के लिए। उसमें माइनॉरिटी विभाग का अलग है। माइनॉरिटीज़ का मेन काम हुआ, अब आप देखिए लालू जी के ही लोग, किसी मुसलमान से पूछिएगा कब्रिस्तान की घेराबंदी में कौन इन्वॉल्व रहता था, कब्रिस्तान की ज़मीन को कब्जा सबसे ज़्यादा किसने किया हुआ था? सब यादव लोग थे। सब कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई नीतीश जी ने। अब वोट मिलेगा लालू जी को। खुद मुसलमान कहते हैं कि काम जितना नीतीश ने किया बीजेपी ने किया कोई नहीं करेगा, लेकिन हम लोग वोट नहीं देंगे। ये मानसिकता कैसे चेंज होगी या होगी ही नहीं? धीरे धीरे होना होगा, अभी तो नहीं होगी। हम अपना प्रयास करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। वो लोग देख रहे हैं कि मोदी जी काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में रामपुर लोकसभा में आजम खां वाले में मैं गया था। अच्छा। एक मुस्लिम गांव में 52 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे। हाँ, 52 घर, खबर आई थी। उस गांव में एक वोट भी बीजेपी को नहीं मिला। क्या कर सकते हैं आप? लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मोदी जी नीतीश जी मुसलमानों के लिए काम नहीं करें। भाई देश के आज के तारीख में 15-16% की आबादी है। जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो उनको तो साथ में रखना ही पड़ेगा, छोड़ कैसे सकते हैं? कल यही नारा आपका दोहरा रहे थे तेजस्वी जी, कह रहे थे सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और इनका वोट काट रहे हैं। कह रहे हैं रोहिंग्या कह के इन्हीं के वोट काट रहे हैं और हमारे वोट काट रहे हैं। मतलब वो क्लियर कट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उनका वोट ये है। जब तेजस्वी जैसा व्यक्ति नौवीं फेल शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगा सकता है तो ये सब तो बहुत छोटी बात है। कौन थे शहाबुद्दीन जी? 24 हत्याओं के आरोपित नहीं, प्रूवन आरोपित, कल्प्रेट, क्रिमिनल, सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। 2 व्यक्तियों को जिंदा तेजाब में डाल के जला दिया था। किसके लिए? 1.5 कट्ठे जमीन के लिए। 1.5 कट्ठा कितना हुआ? 2000 स्क्वायर फीट। उनको चाहिए थे, पिता पुत्र ने नहीं दिया, जिंदा तेजाब में नहला दिया उनको। ऐसे व्यक्ति को भरी सभा में वो कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे। तो क्या सिवान में बाकी जनता नहीं है, सिर्फ शहाबुद्दीन थे क्या? इसका क्या असर होगा? क्या मानसिकता है उनकी सोचने की? बस इसी से सोचिए। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण बिहार में, बहुत सारे। दुख की बात ये आती है डॉक्टर साहब कि आज भी आरजेडी, अगर मैं कहूँ पिछले 2 चुनाव भी अगर हम देखें 20 का 15 का, दे हैव इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। हर उनका जो अपना है वोट आज भी काफ़ी हद तक बरकरार है। आज भी कई पोल्स में तेजस्वी सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैंडिडेट आ जाते हैं सीएम के। ये कैसी एक चीज़ है, ये कैसी, मतलब बिहार को भी इसमें थोड़ा आत्ममंथन करने की आवश्यकता है क्या है कि जब इतना प्रूवन रिकॉर्ड है जैसे आपने भी बताया, उसके बाद भी इस तरह की लोकप्रियता इनकी कैसे है बिहार में? देखिए 15 में तो जेडीयू आरजेडी का गठबंधन हुआ था। नीतीश जी की बहुत क्रेडिबिलिटी थी। तो नीतीश जी के कारण ये वेंटिलेटर से निकल के नॉर्मल ब्रीदिंग करने लगे। जेडीयू अलायंस होने के बाद भी ये 77 सीट्स पा गए। बीजेपी का खराब परफॉर्मेंस हुआ, 52 सीट पे रह गए हम लोग जी। 20 के चुनाव में चिराग पासवान अलग लड़ गए एनडीए से। हाँ, और बीजेपी को बहुत सारे वैसे उम्मीदवार जिनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला था, वो चिराग के कैंडिडेट बन गए।
उसमें बीजेपी के मतदाताओं में भ्रम हुआ और वो जेडीयू के कैंडिडेट को नहीं वोट देके, बहुत जगह बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं वोट देके उन्होंने चिराग के कैंडिडेट को वोट दे दिया। चिराग को सीटें नहीं आई, लेकिन चिराग की पार्टी ने भूमिका निभा दी कि बीजेपी जेडीयू कम से कम 45 सीट हार जाए। इस बार फिर तो नहीं वो कोई ऐसी भूमिका निभा रहे, क्योंकि उन्होंने कहा है मैं सारी सीटों पे कंटेस्ट करूंगा, 242 की 242। फिर वो एनडीए का कैसे हुआ? 242 पे नीतीश जी भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, चिराग भी कर रहे हैं, सारे एनडीए वाले 243 पे कर रहे हैं। नहीं, वो चिराग ने कहा है बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ एनडीए, वो एनडीए से अलग नहीं है। उन्होंने कहा है, देखिए, और उन्होंने बड़ा टारगेट भी किया है बाय द वे, एनडीए को टारगेट भी कर रहे हैं। वो किस तरह के एनडीए में, ये तो आप बता पाएंगे। अभी जो ये खेमका मर्डर हुआ उस पर उन्होंने नीतीश बाबू को बहुत कस के कहा कि किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है ये। नहीं, वो तो हमारे उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं सबको सस्पेंड किया जाएगा, पुलिस विभाग चुप नहीं रह सकता है। नहीं, वो तो चलिए अकाउंटेबिलिटी की बात है, ये तो टारगेट कर रहे हैं कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड है लॉ एंड ऑर्डर का। इन्होंने तो डायरेक्ट टारगेट लॉ एंड ऑर्डर का ट्रैक रिकॉर्ड बिहार में बहुत अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और सबको पता है कि 2010, 2015, 2020 3 चुनाव हमारे सामने हैं। फिगर्स निकाल के, डेटा निकाल के देखिए, हर विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले क्राइम बढ़ता है, पुलिस मारती है, एनकाउंटर्स होते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। ये हर बार हुआ है 15 को छोड़ के। जब आरजेडी या जेडीयू एक साथ लड़ रही थी तब कोई क्राइम ग्राफ नहीं बढ़ा था। अच्छा, जो पकड़े जाते हैं कौन है? अभी गोपाल खेमका के मर्डर केस में जो अक्यूज पकड़ा गया वो उमेश यादव है, आरजेडी के वर्कर हैं, सब कुछ निकल के आ चुका है सामने। जो बिल्डर जिसने सुपारी दे के हत्या करवाई वो फुल टाइम है आरजेडी सिंपैथाइजर अशोक साहू। तो ये सब तो खुल के आ रहा है भाई। आपको यूपी बिहार में इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्राइम एंड क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स अगर खोजेंगे तो यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, ये बिल्कुल फिक्स है इनका। एक तरह से वो हम लोग क्या कहते हैं कि पेटेंट लिया हुआ है इन्होंने क्राइम। अच्छा, तो उसमें दिमाग मत लगाइए, एकदम वहीं रहेंगे। नहीं, हम तो देखिए नहीं इतना दिमाग लगा रहे, पर चिराग जी की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं बार बार, चिराग जी, अरे वो जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगा सब स्टेटमेंट्स वगैरह चलते रहता है भाई। एनडीए में ज़्यादा बर्तन एक जगह रहेंगे तो ढंढन ढंढन आवाज़ आएगी ना थोड़ी सी। पर एनडीए है यूनाइटेड पूरा आपके यूनाइटेड हिसाब से? कोई दिक्कत फुल यूनाइटेड लड़ेगी इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर के लास्ट वीक में सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद देखिएगा सब चुनाव में जुड़ जाएंगे। मांझी जी भी आपके साथ हैं, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग, सब साथ हैं आपके, सब नीतीश, बीजेपी सब साथ 5 उंगली पंच बन के लगेंगे। क्या बात है। नहीं, ये बहुत फैल रहा है कि ये 5 पांडव हैं और बाकी कौरव हैं। तो कौरवों के पास, पर उनका कहना हमसे सब संसाधन छीन लिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बार बात कर रहे हैं कि हमारे साथ इस बार इलेक्शन कमीशन जो है, जरा इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें हमारे व्यूअर्स के लिए भी। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जो ये प्रक्रिया चल रही है, इस पर वो कह रहे हैं कि बताइए, जो वर्कर्स हैं उनसे कहा जा रहा है 11 डॉक्यूमेंट्स में से 1-2 इनके पास तो होते ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स। ये ज़रा थोड़ा सा समझाइए हमें व्यूअर्स के लिए भी कि ये क्या जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये क्या सब है? नौटंकी कर रहे हैं। एक लाइन की बात बता रहा हूँ आपको, सब नौटंकी कर रहे हैं। 2003 में रिवीजन हुआ, 31 डेज में पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लिया गया। तब भी 2003 में, ओके। जबकि चुनाव के पास 2003 में वैसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कुछ नहीं था उस तरह का, वैसा उस तरह से इक्विप भी नहीं थे। आज बिहार में 77,000 BLO पहले से थे, बूथ लेवल ऑफिसर्स, BLO। 20,000 BLO की और नियुक्ति की गई। 97,000 को वेरिफिकेशन करना है 72,000 बूथ पर। 15 दिन हुए हैं, आज का आंकड़ा है चुनाव आयोग का 66.7%, 5 करोड़ 42 लाख का ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो गया। अच्छा, वोटर हैं 7 करोड़ 90 लाख, 5 करोड़ 22 लाख का वेरिफिकेशन हो गया। बचे कितने? 270। 15 दिन बचे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है कि अगले 4-5 दिन में वेरिफिकेशन भी खत्म हो जाएगी। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता से इनको समझा दिया। ये आधार कार्ड चिल्ला रहे थे, अरे आधार कार्ड तो पृष्ठ संख्या 16 पे पहले ही से मौजूद है, लेकिन वो ऑप्शनल है। आधार कार्ड इज फॉर आइडेंटिटी दैट कैन नॉट बी टेकन एज सिटीजनशिप, फॉर सिटीजनशिप। आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र आधार कार्ड नहीं है, ये आधार कार्ड खुद ही कहता है, इसलिए उसको ऑप्शनल रखा हुआ है। उसको तो रखा ही होता, उसको निकाला कहाँ है? जब 2021 में एक प्रपोजल था आधार को वोटर से लिंक करने तो का, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट भाग गए थे ये लोग। तो उस वक्त की क्लिपिंग्स आ रही हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्होंने बोला है कि आधार जो होता है वो सिटीजनशिप का नहीं होता, आइडेंटिटी का होता है। आप ये कैसे कर सकते हैं? ये आपने छिपकली देखी, गिरगिट जिसको हम लोग बिहार में कहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। रंग बदलता है कितना तेजी से। हाँ। ये उससे भी तेजी से रंग बदलने वाले लोग हैं। अच्छा, बाहर का बहाना पहले से तैयार है। चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट,
ईवीएम सब पे अभी से ठिकरा फोड़ा जा रहा है, क्योंकि बिहार का रिजल्ट इनको भी पता है कि एनडीए इस बार 225 के टारगेट को छू लेगा, 243 अच्छा। का। तो क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या बोलेंगे। और दूसरा, वोटर को इकट्ठा रखना बहुत ज़रूरी है। लगातार हारते हारते क्या होता है, आपका कमिटेड वोटर को लगता है कि अरे ये जीतेगा नहीं, अब छोड़ो इसको, कोई फ़ायदा नहीं है। आपका कमिटेड वोटर छोड़ देता है। तो इनको अब चिंता सता रही है कि हमारे कमिटेड वोटर कहीं नहीं भाग जाए। यादव वैसे ही बिहार में परेशान हो चुका है इस मुस्लिम परस्ती से, क्योंकि बिहार का इतिहास रहा है कि मुसलमान और हिंदू जब भी दंगे हुए हैं या लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो कमोबेश हिंदू की तरफ से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन यादवों का होता है। तो वो इस मुस्लिम परिस्थिति से यादव परेशान है। यादव अगर घसक गया तो 17% ऐसे घसकेगा तो हाँ पता आधार ही नहीं बचेगा कुछ। यादव घसकेगा तो मुसलमान सोचेगा कोई काम का नहीं है। तो इन लोग को ये डीप सेंस इनसिक्योरिटी हो रही है कि बिहार के चुनाव से बाकी देशों के चुनाव में हर जगह हमें असर पड़ जाएगा। तो उस इनसिक्योरिटी को वोटर्स के ख़त्म करने के लिए रोज़ दिन नया नया ड्रामा करके अव्यवस्था फैलाने की सुनियोजित कोशिश है। आप ये सोचिए कि मुहर्रम में 40 जिलों में दंगे भड़काने की कोशिश की गई, मंदिर पे पथराव कर दिया गया। अगर हिंदू कम्युनिटी रिएक्ट करती, जिसको पुलिस ने टाइमली समझाया बुझाया, रिएक्ट करने से रोका, और रिएक्शन करने वाले सबसे ज़्यादा यादव लोग थे। फिर उसी में अजय यादव की हत्या हो गई मोतिहारी में। जी। उस पर तेजस्वी ने कुछ नहीं बोला, नौवीं फेल ने, लालू जी ने कुछ नहीं बोला। तो ये नहीं बोलने से यादव कम्युनिटी भी, आप किसी को बंधुआ मजदूर मान के मत चलिए। ये यादवों को बंधुआ मजदूर मानते हैं, मुसलमानों को बंधुआ मजदूर मानते हैं कि जाएंगे कहाँ, मेरे ही पास रहना है इनको। ऐसा नहीं होता है। हम वही कह रहे हैं ना कि हम प्रयास करते रहेंगे। समय भी बदलता है, लोग भी बदलते हैं, ये भी बदलेंगे। प्रयास एक और सज्जन कर रहे हैं इस बार बहुत ज़बरदस्त, और वो कह रहे हैं कि इस बार 3 तरफा लड़ाई है। इस बार प्रशांत किशोर जी भी अपनी पार्टी लेके आए हैं, जन स्वराज पार्टी। वो कह रहे हैं हम सारी सीटों पर कंटेस्ट करेंगे। बीजेपी वाले तो चप्पा चप्पा जाते नहीं हैं, जिस तरह से हम चप्पा चप्पा गए हैं, एक एक जगह पे हमने रात बिताई है। बहुत काफ़ी क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं हम दोनों को जानते हैं, हमने दोनों के लिए काम किया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी काम किया हुआ है, नीतीश बाबू के लिए भी काम कर रखा है, हमें इनकी वीकनेसेस भी पता हैं, हमें पता है इन्होंने क्या वादा खिलाफी करी। बहुत कुछ बोल रहे हैं। चुनाव के वक्त मशरूम जानते हैं, हम लोग बिहार में उसको फफूंदी कहते हैं। अच्छा। हाँ। तो चुनाव जब बिहार में जब भी नज़दीक होता है, पिछले साल भी 2020 में एक पार्टी उभरी थी, प्लूरल्स पार्टी। अच्छा। एक 7 अखबार के फ्रंट पेजेस में, सारे बिहार के सब अखबारों में फ्रंट पेजेस में प्लूरल पार्टी, प्लूरल पार्टी, प्लूरल पार्टी, फॉर अ चेंज, फॉर अ चेंज, फॉर अ चेंज। मुझे ध्यान भी नहीं है। हाँ। बिहार के लोगों को याद है। हाँ। अच्छा। सब सीटों पे चुनाव लड़वाई थी। हाँ। रिजल्ट आया, गायब हो गए। तो चुनाव जब आते हैं तो ऐसे ऐसे फफूंदी बहुत जगह से उठते हैं। उनके क्लेम भी होते हैं, क्लेम करना भी चाहिए। और फिर प्रशांत किशोर जैसा कॉर्पोरेट मैनेजर जिसने इतने नेताओं के लिए काम किया, वो क्लेम नहीं करेगा तो क्या करेगा। अब टीवी चैनल पे लड़ाई करते हैं कि हमारा प्रवक्ता बुलाओ। टीवी चैनल वाले परेशान होते हैं कि भाई इसके प्रवक्ता को क्या बुलाएं हम। अभी तक रजिस्टर्ड पार्टी भी चुनाव आयोग में नहीं बने, एस्पिरेशंस हैं फन्ने खा के। अच्छा, आप ये विपरीत बात बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया कि हम तो अपना प्रवक्ता भेजते ही नहीं है किसी चैनल पे, क्योंकि प्रवक्ताओं से कुछ नहीं होता है, हम तो जमीन पे रहते हैं। आप ये बताइए, आप तो मीडिया को बहुत नज़दीक से जानते हैं, टीवी चैनल में आपने प्रशांत किशोर को इंटरव्यू देते देखा? ठीक है, प्रशांत किशोर बहुत बड़े नेता हैं, प्रशांत किशोर कोई चुनाव जीत गए हैं, प्रशांत किशोर कोई एमपी हैं, प्रशांत किशोर कोई मिनिस्टर हैं। 7,686 दल रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग में। सबके नेताओं को टीवी चैनल बुला लेता है क्या? इनको तो बुला रहे हैं सब। तो मीडिया मैनेजमेंट करना आता है इनको, इसलिए बुला लेते हैं। आप भी जानते हैं मीडिया मैनेजमेंट कैसे होता है। अब प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी का ऐड चलेगा बड़े बड़े चैनलों में, पर सेकंड कितनी कीमत होती है ऐड की? एक बड़े प्रमुख चैनल पे 10 सेकंड का ऐड दिखाने के लिए आपको 50 लाख 80 लाख रुपया साल का महीना का देना पड़ता है या वीक का देना पड़ता है। तो है पैसा, माले मुफ्त दिले बेरहम, देते रहो। अब पैसे देने वाले लोग भी हैं इनको, ममता बनर्जी हैं तो स्टालिन हैं, किसको किसको चुनाव लड़वाया हुआ है। हाँ, इन्होंने तो सबको, केजरीवाल तक को लड़ाया हुआ है। केजरीवाल है तो बहुत लोग हैं पैसा देने वाले। ये भी प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब 9वीं फेल लड़ सकता है तो प्रशांत किशोर तो पढ़ा लिखा है। तो इस बार कुल मिला के
डॉक्टर साहब है क्या मेन मुद्दा, क्या है? हर बार होता है ना कि चुनाव का ये मुद्दा है, वो मुद्दा है। बिहार विकास के पथ पे चल चुका है। इस पे एक चीज़ बोल रहे हैं तेजस्वी बार बार कि हमें तो ये 9वीं फेल कहते हैं, और इस 9वीं फेल ने सरकारी में जो नौकरियां लगवाई और जो भर्ती कराई, उस पे हमारा कोई वो नहीं है, कोई हमारी तुलना नहीं हो सकती है। इस पे कितनी सच्चाई है? ये हर जगह जाके बोल रहे हैं सरकारी भर्ती हमने ज़्यादा कराई नीतीश बाबू से जब हम थे इनके साथ। तो तेजस्वी को पता नहीं, मतलब बुद्धि भी कम है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। आप एक चीज़ तो मानेंगे कि राजनीतिक जागरूकता पूरे देश के हिसाब से बिहार के लोगों में सबसे ज़्यादा है। भले जाति पाति इधर उधर पे जाएं, लेकिन राजनीतिक जागरूकता सबसे ज़्यादा है। बिहार में एक कहावत है, उड़ती चिड़िया के हाड़ में हांडी लगा देते हैं बिहारी। तो सबको बिहार को पता है कि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं होती है। इट्स लाइक अ मिनिस्टर, जो कि चीफ मिनिस्टर के अंदर में। और तब एक मिनिस्टर होने के नाते वो कहते हैं कि हमने 5 लाख नौकरी दे दी। ये संभव है? अगर चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा स्टेट में, एक नौकरी जा सकती है। ये सोचते हैं कि हम ये बोल के अपने फालतू के सपोर्टर से ताली पिटवा के ये बिहार की जनता पे इफेक्ट डाल रहे हैं, तो इनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? ये तो वही हो गया कालिदास, जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काटते रहो, वही काम करते हैं ये लोग। मतलब मूर्खता का एहसास होना, अपने आप को मूर्ख समझना, दोनों में बहुत अंतर है। मूर्ख अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझता है। नहीं, वो तो देखिए, एक मैं अगर बात कहूँ, वो कुछ आंकड़े भी लेकर आ रहे हैं आजकल। उनका कहना है, देखिए हम सरकारी आंकड़ा गिना रहे हैं, सरकारी आंकड़े के हिसाब से बिहार आज भी पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे है। तो कह रहे हैं अब इतने साल से सुशासन बाबू के होते हुए ऐसा कैसे हो रहा है? हाँ, कैसे हो रहा है? मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि 23,000 करोड़ के बजट को 16 गुना बढ़ा के 3,27,000 करोड़ नीतीश कुमार के है। इतने साल नीतीश कुमार ने, हम लोगों ने, सबने चाहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, लेकिन 2013 में कमीशन ने सीधी जब नीति आयोग था, नीति आयोग के पहले जो प्लानिंग कमीशन था, उसी ने सीधा खारिज कर दिया कि अब किसी को स्पेशल स्टेटस मिलेगा ही। वो इशू ही खत्म हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में, भाई नीतीश कुमार के साथ तो 17 से 20 रहे और 23 से 24 रहे। अगर मोदी जी का प्रधानमंत्री कार्यकाल आप देखें तो 17 से 22 जेडीयू और बीजेपी साथ में रही 5 साल, और अभी 23 से 25 1.5 साल, 6.5 साल बीजेपी रही। बाकी समय में तो ये आरजेडी के साथ रहे। 10 वर्षों के शासन में यूपीए ने बिहार को 1,86,000 करोड़ रुपए दिए थे विकास के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्षों के शासन में बिहार को 13,98,000 करोड़, मतलब लगभग 14 लाख करोड़ रुपए मिले। बिहार का, जब नीतीश कुमार और एनडीए ने जो कमान संभाली थी, बिहार की पर कैपिटा इनकम थी 8,800 कुछ रुपए 2005 में। बाप रे, बहुत ज़्यादा गरीबी है ये 2005 में, बहुत ज़्यादा। आज वो बढ़ के हो चुकी, ये पूरा पर ईयर है 8,800 पर ईयर। आज वो बढ़ के हो चुकी है 15-20 साल नीतीश कुमार के शासन में 68,900 कुछ रुपए, लगभग 69,000। तो ऑलमोस्ट 8.5 टाइम्स बढ़ाया है। असमानता आज की डेट में, जब मोदी जी कहते हैं कि 25 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी रेखा से निकले हैं, इस 25 करोड़ में 4 करोड़ लोग बिहार के हैं। तो ये अगर एनडीए के सरकार का प्रयास नहीं होता तो ये कहाँ से होता? आज की तारीख में बिहार इतना पिछड़ा, इतना गरीब होने के बावजूद भी बिहार का कोई किसान आत्महत्या नहीं करता है। कभी आपने सुना बिहार के किसान ने आत्महत्या की है? कम, बहुत कम, ना तो नहीं करता है, नेचर नहीं है, जबकि एग्रीरियन स्टेट है। 80% इकोनॉमी बिल्कुल खेती पे डिपेंडेंट है। अभी भी आपका जो खेती में, जैसे बाकी राज्यों में एक आंकड़ा आता है कि लोग खेती से हटकर, दो परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर कम हो रहा है, बिहार का वो कम नहीं हो रहा है। बिहार में आज भी इंडस्ट्री सेटअप होना, एफडीआई आना, एफडीआई का आपके यहाँ करीब करीब बिहार में 0.2%, 0.3% जो एफडीआई इनफ्लो है वो बिहार में जा रहा है। ये कैसे सुधरेगा? आप इतना घूमे हुए हैं बिहार, और मुझे पता है आपकी जो बिहार की ग्राउंड नॉलेज है उसकी कोई तुलना नहीं है। हाउ डू यू सी दिस इंप्रूविंग? कब एफडीआई इनफ्लोज आएंगे? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी ये कैसे ग्रो करेगा? भाई, 2 चीज़ होती हैं, आप करें जी, ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ, 500 करोड़ मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं कैसे स्टेट को चुनूँगा? मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो।
मेरी दूसरी प्रायोरिटी होगी कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी मुझे अच्छे से मिल जाए। तीसरी प्रायोरिटी होगी कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24 घंटे मिले। चौथी प्रायोरिटी मेरी होगी कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल। पांचवी प्रायोरिटी मेरी रहेगी कि पोर्ट्स नज़दीक में रहें, लैंडलॉक स्टेट नहीं हो। 10 एंगल्स अगर आप सोचिए बिहार को, जी। तो ये सारी चीज़ें डेवलप करने में बिहार को 5 से लेके 15 लग गया। भाई साहब 2 घंटे बिजली आती थी, कैन यू बिलीव इट? 728 मेगावाट का कंजम्पशन था जब हम लोग पावर में आए 2005 में, 728। आज ये पावर कंजम्पशन बढ़ के 15,000 गीगावाट पहुंच चुका है। द सी चेंजेस है। इंडस्ट्रीज लगी हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज की अपनी लिमिटेशंस हैं। रोड्स नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, हाईवेज नहीं थे, एक एक चीज़ को ठीक किया गया, दुरुस्त किया गया। बिजली नहीं थी। आज की डेट में हम सब्सिडी दे रहे हैं बिजली पे इंडस्ट्री लगाने के लिए। हमारे यहाँ पोटेंशियल है। पहले बिहार का क्या था? 70% बिहार डूबा रहता था, 30% में अकाल रहते थे। 2 लाख क्यूसेक पानी आया था कोसी से 2008 में, मात्र 2 लाख, जिसमें कोसी हेवॉक मच गया था 2008 में। 3 जिले डूब गए थे, लगभग 70 लाख की आबादी प्रभावित हो गई थी। आज 6.5 लाख पानी आता है और तभी बिहार में बाढ़ नहीं आती। ये कैसे हुआ? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से हुआ है। एम्बैंकमेंट को मजबूत करके, नए नए नहरों का निर्माण करके, पानी को डाइवर्ट करके, ये सब चीज़ एक दिन में नहीं होता है। बिहार को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में 15 साल लगे हैं। आज नितिन गडकरी जी के कारण बिहार में 6 नए हाईवे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, 8 एयरपोर्ट बन गए हैं, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, 3 नए रेलवे के प्रोजेक्ट्स अभी और आए हैं। तो हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा तभी आप इंडस्ट्री की तरफ जा सकते हैं। इंडस्ट्री आपके पास क्यों आएगी भाई? एक चैलेंज होगा आपके लिए। ये चैलेंज है। एक पूरी पीढ़ी खड़ी हुई है जो पिछले 15-20 साल में जवान हुई, बच्चे जो उसके बाद पैदा हुए, जो कि आज वोटर एज के हो गए हैं 20 साल के अंदर, उनको इस जंगल राज के बारे में और कहाँ से आप शुरू हुए इसके बारे में इतना ज्ञात नहीं है। उन्होंने वो नहीं देखा हुआ। ज्ञान है सबको, उनके पेरेंट्स बताते हैं। एक चैलेंज है आपके लिए, बिकॉज ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है, ये सिर्फ नीतीश बाबू को ही देख के बड़ा हुआ है या पिछले 18 साल से देख रहा है उनको कमान संभालते हुए। और वो जब ट्रैवल करता है, दिल्ली जाता है और जगह पे जाता है, तो वो पाता है कि बिहार आज भी काफ़ी पीछे है। तो भाई कुछ नया उपयोग करके देखते हैं, किसी और को मौका देते हैं। आपको नहीं लगता ये एक चैलेंज हो सकता है? वो लोग तेजस्वी या लालू की बात करते हैं तो उनके अपने पेरेंट्स, उनके घर वाले उनको बताने लगते हैं कि क्या था माहौल बेटा। उसके फादर बताते हैं उसको कि मेरे पिताजी ने मुझे इसलिए 1990 में 91 में बिहार से बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ रहता मैं तो किडनैप हो जाता। बिजनेस हम लोग इसीलिए बाहर जाके कर रहे थे क्योंकि यहाँ रहते तो लूट के ले जाते, महीना बांध दिया जाता। तो ये सब पेरेंट्स ही बताने लगते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत है। वो दिन थे क्या? अगर मैं बोलूँ, ये कई लोग सोचते हैं कि अरे थोड़ा एग्जैजरेटेड है। एक्चुअली मैं पता तो है हमें, अपहरण पिक्चर और ये सब पिक्चरों में हम लोगों ने देखा है, इट वॉज दैट बैड या इट वॉज इवन वर्स देन जो हम सोच रहे हैं? क्राइम हर स्टेट में होता है। हाँ, हम बैड क्यों कहते हैं, जंगल राज क्यों कहते हैं? क्योंकि क्राइम को जब प्रोटेक्शन मिल जाए तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम हो जाता है। क्राइम को एक सिस्टमैटिक रूप सरकार के द्वारा दे दिया जाए तो वो जंगल राज हो जाता है। आपको एक स्टोरी बताता हूँ जी। रमेश चंद्रा थे, डॉक्टर रमेश चंद्रा, वो फेमस न्यूरोसर्जन। ओके। 2001 में उनका किडनैपिंग हो गया। ओके। पटना के सारे डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए, बिहार भर के। देश भर में आई, मैंने प्रोटेस्ट कर दिया, सरकार पे बहुत प्रेशर हो गया। तो मेरे पिताजी उस वक्त लालू जी से भी क्लोज थे और मेडिकल फ्रेटर्निटी में बहुत रेस्पेक्टेड थे। तो लालू जी ने उनको बुलाया, कहा कि देखिए इसमें हमारे किसी लोगों का हाथ नहीं है। अच्छा। चीफ मिनिस्टर कह रहा है हमारे किसी लोगों का हाथ नहीं है, इसका क्या मतलब? ओपन था कि इनको हम लोग ससुराल बुलाते थे उस वक्त। अच्छा। इस पूरी सरकार को स से साधु, सु से सुभाष, रा से रबड़ी, ल से लालू, ससुराल। अच्छा। तो इनके 1 साल पूरा नेटवर्किंग संभालते थे अपहरण का। ये पूरे बिहार वासियों को पता है कि हम लोग का हाथ नहीं है, ये दूसरा गैंग सब है, भूमिहार गैंग लोग किडनैपिंग किया है। अच्छा। ये भी लालू जी को पता था। हाँ। मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। ओह।
इस वक्त अभी भी एमएलए, उनका बेटा भी एमएलए बन गया है। सुनील पांडे नाम के एक एमएलए होते थे, बाहुबली थे, अच्छा। क्या उसी का गैंग किया है। सुनील पांडे जेल में बंद थे। अरे बाप। अब सुनील पांडे और उनके पिताजी वगैरह जितने मेरे पिताजी के मरीज थे, मेरे पिताजी को चाचा चाचा कहते थे वो लोग। आपका तो बहुत इज्जत करता है, आप ही फ़ोन कीजिए। जेल में सुनील पांडे के पास कौन सा मोबाइल नंबर है ये भी लालू यादव को पता था। सुनील पांडे को सीएम हाउस से फ़ोन लगाया गया। पापा को फ़ोन दिएगा, लीजिए आप बात कीजिए। पापा ने कहा हाँ सुनील जी, डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा बोल रहे हैं। कह जी चाचा प्रणाम। अरे लालू जी के यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि आप छुड़वा सकते हैं रमेश चंद्रा को, छुड़वा दीजिए, बहुत परेशान है लोग। सुनील पांडे उधर से कहता है कि हम इनका अपहरणकर्ता छुड़वाएं, आइए हम लोग को जेल में बंद करवाएं और मेरे ज़मीन पर लाल झंडा गड़वा दें। उनका ज़मीन भोजपुर में था, तो भोजपुर में माओइस्ट लोग उस वक्त काफ़ी एक्टिव थे, नक्सल, तो ज़मीन पे जाके लाल झंडा गाड़ देते थे, तो उस ज़मीन पे खेती बंद हो जाती थी। अच्छा। ये सुनील पांडे कह रहा है मुख्यमंत्री को कि ये हमारे ज़मीन पे लाल झंडा गड़वा दें, हम इनका अपहरणकर्ता छुड़वाएं। तो फिर पिताजी ने लालू जी को फ़ोन दे दिया। लालू जी कहा अरे हो जाएगा वो सब, हम बोल देंगे, झंडा वंडा हट जाएगा। मतलब कि सरकार नक्सल को बोल के झंडा हटवा सकती है। जंगल राज इसको कहता है। तुम देखो, तुम छुड़वा उड़वा दो। तो कहा कि ठीक है हम बात करते हैं, लेकिन आप उस वक्त कीजिए जरा, अब मेरा बेल हो जाने दीजिए, अपोज नहीं करेगा। ये निगोशिएट हुआ। बाप रे। अब नहीं, बाप रे नहीं, अभी और सुनिए आगे। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद लालू जी ने एसपी भोजपुर को फ़ोन किया। ए सुनो, वो सुनील पांडे के जमीनवा से बोलो अभी हटा लेगा, और 6 महीना बाद देखेंगे, अभी छोड़ दो। फिर एसपी नक्सल को फ़ोन करता है कि जमीन से झंडा हटा लो, लाल झंडा। मतलब नक्सल आपका, नक्सलवाद आप फैला रहे हो, अपहरण आप करवा रहे हो, लूट मचार आपने मचा दी है, प्रॉपर्टी ग्रैबर आप कर रहे हो, सबसे बड़े सामंत आप हो, तो इसको आप जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लालू यादव एंड कंपनी के पास आज की तारीख में बिहार में सबसे ज़्यादा ज़मीन है। ये जो पकड़ाया लारा कंस्ट्रक्शन मॉल वाला, जिसकी मिट्टी खोद के बेच रहे थे लालू जी के पुत्र, ये तो टिप ऑन द आइसबर्ग है। जब दिल्ली में 2-2 फार्म हाउस मीसा भारती के ईडी ने जब्त किए, एक फार्म हाउस की कीमत 600 करोड़ रुपए की है। दीज आर ऑल टिप्स ऑफ आइसबर्ग। अभी तो केस खुलते जाएगा, पकड़ाते जाएगा। इस आदमी को पैसा का, इस परिवार को पैसे का नशा है। परिवार इतना बड़ा भी तो है भाई। एक पूर्व सांसद थे जो लालू जी के बहुत करीबी होते थे, रंजन यादव। हाँ। वो कहते थे कि लालू को पैसा का ऐसा नशा है कि कोई उसको 5 करोड़ देगा, कहेगा कि राबड़ी को मार दो, तो ये मार देगा। अरे ये रंजन यादव का कहना था। हाँ। मेरा नहीं। तो इस परिवार को पैसे का नशा है। आज भी टिकट लेने के लिए पूरा बिहार को पता है कि चढ़ावा आपको देना है। चढ़ावा जब देने जाइएगा तो राबड़ी कहेंगे जाके जा तेज प्रताप से ही मिल लो। अच्छा। तो आपने चढ़ावा दे दिया लालू राबड़ी जी और तेजस्वी जी को, उसके बाद राबड़ी जी कहेंगे जाके तेज प्रताप को ही मिल लो। तेज प्रताप क्या पूछेगा, कहता है कि मीसा दीदी याद कर रही थी। तो पागल हो जाता, बाल वाल नोचने लगता है। तो ये जंगल राज था, नेक्सस था ये पूरा कंट्रोल। मुख्यमंत्री को कोई काम नहीं भाई, जाड़ा के दिन में आग तापते रही है, आ रहे हैं लोग, मिलते रहे, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब ये हाल था कि 2005 में जब हमारी सरकार बनी थी, सुशील मोदी जी के साथ में उनके चेंबर में था, तो उनके चेंबर में फैक्स नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग मशीन नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था। कहा कि यहाँ पे भी कुछ है ही नहीं, सबको तो हम लोग को ठीक करने में 1 महीना लगेगा। सरकारी दफ्तर में फैक्स नहीं, कंप्यूटर नहीं, टाइपिंग मशीन नहीं, मतलब सचिवालय में धूल ऐसी पड़ी हुई थी जैसे लगता है कि 8-9 साल से कोई आया नहीं है। उप मुख्यमंत्री का चेंबर, मुख्यमंत्री चेंबर तो 1.5 साल से खुला ही नहीं था। आप पैथेटिक कैओस में थे, जीरो पे भी नहीं थे आप। हाँ। आप कब्र में भी 10 फीट नीचे गड़े हुए थे, वहां से निकल के बिहार आज इतना खड़ा हुआ है। तो सुन के जिसे कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाने वाली चीज़ है ये, जिस तरह का था। पर देखिए, आप जो ये सारी बातें बता रहे हैं, इस पे लालू जी और उनके परिवार का 2 बातें कहना है। एक तो आपने तेज भैया का नाम ले लिया, तेजू भैया का। उनका कहना है देखिए हमने परिवार से तक निष्कासित कर दिया, पार्टी से तक इनको बाहर कर रखा है, जहां बात आ जाती है नैतिकता की। तो ये तो आपको पता है, आप कह रहे थे उनसे मिलिए, तो नैतिकता की बता रहे हैं बात। आपको पता है एक बात, तेज प्रताप मन्नत से मांगे हुए बेटे हैं।
लालू राबड़ी मर जाएंगे, उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। सब नौटंकी है, राजनीतिक नौटंकी। इसलिए क्योंकि इस परिवार ने धोखे में रख के एक लड़की की शादी करवा दी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ऐश्वर्या यादव की। जबकि इस परिवार को पता था कि 12 साल से उनका बेटा किसी दूसरी लड़की से फंसा हुआ है, उसके संबंध है, ये छिपा के दूसरी लड़की से शादी करवा दी। लालू राबड़ी तेजस्वी तीनों को अक्यूज्ड हैं डोमेस्टिक वायलेंस में और डाउरी के केस में, और जो सेपरेशन डिवोर्स का केस चल रहा है तेज प्रताप का। अब को एक्यूज की नॉलेज में अगर शादी हुई है, जबकि आपको पहले से पता है कि लड़के का पहले से अफेयर था, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आपको तुरंत सजा हो जाएगी। ये उस पर पानी ढकने के लिए तेज प्रताप को निष्कासित किया, कह दिया कि हमसे कोई संबंध नहीं है। ये टोटल आई वॉश है कोर्ट से बचने के लिए। तेज प्रताप तो खुला लिख रहे हैं 12 साल से मेरा था वही मैं कह रहा हूँ। तो उनको डर नहीं लग रहा है कि ये भी तो वायलेशन हो गया? 12 साल से खुद लिख रहे हैं और शादी हुई 18 में। इन सब की नियति है जेल जाना। इन सब की नियति होगी जेल जाना। आज जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है, एक परिवार का नाम बताओ जिसके सारे सदस्य बेल पे हैं। छूटते लोग लालू परिवार बोलते हैं। एक परिवार का नाम बताओ जिसमें सारे सदस्य चोर बेल सब पे हैं, गैंडी परिवार का नाम आ जाता है। भाई सब बेल पे हैं, जीजा जी हो गए हो, चाहे दीदी हो, चाहे मम्मा हो, चाहे बेबी भैया हो, सब बेल पे हैं। इन लोगों की कमजोरी है पैसा, दिक्कत यही है। इसीलिए इन लोग के चक्कर में देश और प्रदेश दोनों का बेड़ा गर्क हो गया। पर इनका जो क्लेम है सबसे बड़ा, सब पूछते हैं कि भाई लालू जी इतने लोकप्रिय क्यों हैं, क्यों आज भी बिहार की जनता लाइक करती है इनको? तो कहते हैं सामाजिक न्याय के बहुत बड़े योद्धा हैं। सामाजिक न्याय का जो सबसे बड़ा एक जो व्यक्ति घर में न्याय नहीं कर पाया वो सामाजिक न्याय करेगा। ऐश्वर्या यादव ही थी ना, पूर्व मुख्यमंत्री की पोती है वो। हाँ, और उसको घर से मार के आपने बाहर निकाल दिया। कहा जाता है लालू जी को राजनीति में लाए थे उनके, वही कह रहे हैं। तो उसकी लड़की को आपने घर से मार के बाहर निकाल दिया और आप सामाजिक न्याय करने चले। कौन सा सामाजिक न्याय भाई? अब आप बकवास करते हैं आप धर्मनिरपेक्षता। तेजस्वी यादव की पत्नी तो क्रिश्चियन है। हाँ, इस पे बड़ा ही बात। नहीं, क्रिश्चियन है तो उसका नाम क्यों बदल दिया? राष्ट्रीय क्यों नाम कर दिया? क्रिश्चियन नाम पे चलने देते हैं अगर धर्मनिरपेक्ष है तो। ये सब ऊपरी आडंबर इतना ओढ़े हुए हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लाइन से ये लोग इसी तरह से नाटक करते हैं। सामाजिक न्याय तो कभी किया ही नहीं। सामाजिक न्याय का मतलब खाली मुसलमान यादव है। लालू कितने बड़े सामाजिक न्याय के विरोधी हैं। नीतीश कुमार क्यों अलग हुए थे इसकी भी एक कहानी है। 1993 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो नीतीश कुमार और बाकी सब लोग चाहते थे कि मंडल कमीशन में कर्पूरी का फॉर्मूला लगे, एनेक्शर 1 एनेक्शर 2 लगे, क्योंकि अति पिछड़ों की संख्या 52% है और उनको आरक्षण का लाभ ज़्यादा होना चाहिए। क्रीमी लेयर में जिसमें यादव, कुर्मी और कोयरी आते हैं, इनको ओबीसी के सेक्शन में रखा जाए। लालू यादव ने इसको नहीं होने दिया। पूरा लाभ सिर्फ कुर्मी, कोयरी और यादव को मिलते रहा, अति पिछड़ों को नहीं मिला। एनेक्शर 1 एनेक्शर 2 लालू ने लागू नहीं होने दिया। सामाजिक न्याय का इससे बड़ा सामाजिक न्याय के पीठ में किसी ने छुरा नहीं भोगा। उसी कारण नीतीश कुमार अलग हुए, समता पार्टी बनी। और जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो एनेक्शर 1 एनेक्शर 2 लागू किया गया। मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया, ओबीसी कमीशन बनाया, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। तो ये लोग सामाजिक न्याय नहीं, इनके लिए जब से लोहिया और जेपी, उनकी आत्मा खून के आंसू रोती होगी। समाजवाद उनके साथ खत्म हो गया। समाजवाद ये कब परिवर्तित हुआ नियो परिवारवाद में, ये देख देख के जेपी और लोहिया की आत्मा खून करा रही होगी। क्योंकि उनके दो सबसे बड़े चेले लालू हो चाहे मुलायम हो, ये समाजवाद को कब परिवारवाद की तरफ ले गए। इवन फॉर दैट मैटर बीजू पटनायक भी। समाजवाद को कब इन्होंने परिवारवाद में बदला, ये इनको ही पता नहीं चला। और जनता जातिवाद और मुसलमान लोग बीजेपी से डर, इसके चक्कर में इनके साथ हो लिया। नहीं तो इनको कोई सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं है। इनको यादव से भी कोई मतलब नहीं है। यादव भी चाहिए इनको अपने ही परिवार से। अभी अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में 5 यादवों को टिकट दिया। हाँ। 5 कौन है? यादव मतलब सिर्फ अखिलेश परिवार, बाकी यादव नहीं आते हैं। तो ये है इनका सामाजिक न्याय। एक और इल्ज़ाम ये बार बार लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये अभी तक तो लगा रहे थे, अब फिर उस पर पलटी क्या है, अभी बीच में है
कि ओवैसी जो है बीजेपी की तरफ से आता है वोट काटने के क्या लिए। वैसी तो अभी कह रहे थे कि मुझे महागठबंधन का हिस्सा बनाओ। अब ओवैसी ने कह दिया हमें महागठबंधन का हिस्सा बना दो, जब उनके 4 एमएलए ले लिए पिछली बार। तब आरजेडी वालों ने कहा कि चुनाव में मदद करनी है, सेक्युलर ताकत को मजबूत बनाना है, तो चुनाव नहीं लड़के भी किया जा सकता है। मतलब ये ओवैसी को नहीं देंगे सीट। और फिर ओवैसी से उम्मीद करें ओवैसी चुनाव भी ना लड़े, तो ओवैसी कुर्बानी दें भाई। अल्लाह के नाम पे कुर्बानी दें। हाँ। क्या दिक्कत है, कुर्बानी देनी चाहिए ओवैसी को। ये वाला चुनाव कई मायनों में अगर देखा जाए ना अजय आलोक जी, बहुत दिलचस्प है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला चुनाव है जो कि एक तरह से जनता जिस पे करेगी, और साथ में कास्ट सेंसस की भी बात आप लोगों ने जो स्टार्ट करी। कई लोगों ने कहा जब आपने कास्ट सेंसस की बात करी तो दैट वाज बिहार चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए, और इस पे कितनी सच्चाई आप देखते हैं। और कास्ट सेंसस एक बार बार राहुल गांधी और ये सब कहते हैं देखो हमने सरकार को यहाँ तक हम ले आए कि इन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी पड़ी। इसको आप कैसे देखते हैं, दिस कास्ट कॉनंड्रम, किसको कैसे आप एड्रेस करते हैं? बिहार की सोशियोलॉजी अगर आप देखेंगे ना तो दो जातों से बाकी सब जात अनॉयड रहता है। सवर्णों में भूमियार, पिछड़ों में और SC ST में, इन चारों को मिला लें तो उनमें यादव, इनसे सब एंटेगोनाइज रहते हैं। क्योंकि दबंग, पकड़, राजनीतिक भूख और राजनीतिक जागरूकता सबसे ज़्यादा इन दो कम्युनिटी में थी। बदलते वक्त के साथ भूमियारों ने अपने आप को एडजस्ट किया, वो पिछड़ों के साथ सामंजस्य बनाने लगे, सब कुछ करने लगे, लेकिन यादव का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो नेचुरल तौर पे यादव से सब एंटेगोनाइज रहते हैं, क्योंकि ये पावर में जब भी आते हैं तो ब्लॉक से लेकर थाना तक हर जगह यादव पहुंच जाएगा। तो आपके खेत में भैंस छोड़ देगा, आपके खेत की सब्जी चढ़ लेगा, कई रात में आपका फसल काट लेंगे, तो ये इनका आदत है। तो उससे बिहार की सोशियो केमिस्ट्री हमेशा से प्रभावित होती रही है। इलेक्शन में यही पोलराइज करता है। किसी भी कीमत पे लोग चाहते हैं कि ना ये नहीं जीते, तो हम लोग को जीना दूभर कर देगा। तो इस तरह की पोलराइजेशन बिहार में चलेगी। एंड ऑफ कोर्स हिंदू मुस्लिम तो है ही। ऑपरेशन सिंदूर इलेक्शन में कुछ ऐसा हम लोग को नहीं लगता कि फ़र्क डालेगा, क्योंकि उसके तहत वोटिंग नहीं होनी जा रही है। बिहार में नेचुरली पब्लिक नेशनलिस्ट, नेचुरली वो नेशनलिस्ट फीलिंग तो है ही सब में, उसमें कहीं डाउट नहीं है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होगा मुझे नहीं लगता है। तो कास्ट सेंसस का अगर मैं बोलूं, इस पे एक हमेशा से वो रहा है बीजेपी का कि भाई यू आर इन फेवर ऑफ कास्ट सेंसस। अब तो आपने खुल के बोल दिया, बट इसको आप लोगों ने काफ़ी अवॉइड किया है, और बिहार इलेक्शन आते आते ही तक आपने इसको ओन अप करा, या क्या आप कहेंगे इसको? ये लोग पिछली रोटी खा के पैदा हुए हैं, मैं यही बताता हूँ। कास्ट सेंसस के बारे में राजनाथ सिंह का फ्लोर ऑफ द हाउस पे लोकसभा में कहा था कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। रोहिणी आयोग किसने गठन किया? बीजेपी ने गठन किया। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सबमिट होगी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट करके कैबिनेट के पास भेज दिया। रिपोर्ट की रिकमेंडेशन क्या थी? कास्ट सेंसस करवा के रिजर्वेशंस को कंप्लीटली थॉरो व्यू करवाइए। जो रिजर्वेशंस का फ़ायदा ले चुके हैं उनको अब क्रीमी लेयर में रखा जाए, और 2595 पिछड़ी जातियां ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का आज तक 0.1% लाभ नहीं मिला है, उनको रिजर्वेशन दिया जाए, उनको प्रमुखता से आगे लाया जाए। ये रोहिणी आयोग की रिकमेंडेशन है भाई साहब, जिसको ऑलरेडी प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। हम कास्ट सेंसस 2017 से बात कर रहे हैं और उस पर स्ट्रक्चरली काम कर रहे हैं। क्योंकि कास्ट सेंसस की जब हमने बात की तो ओबीसी आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया नंबर 1 2017 में। रोहिणी आयोग बनाया, रोहिणी आयोग ने पूरी रिसर्च की, 3 साल उसकी फैक्ट फाइंडिंग टीम लगी पूरे देश भर में, फिर उसने अपनी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दी। रोहिणी आयोग को रिस्ट्रक्चर करने की पहली शर्त यही थी कि नेशनल जनगणना के साथ आप कास्ट सेंसस करवाएंगे। तो हमें तो कास्ट सेंसस करना ही था, लेकिन ये तो इनका पॉलिटिकल टूल है कि हम कास्ट सेंसस नहीं करवाना चाहते हैं। हमारी हर पॉलिसी, नरेंद्र मोदी जी की हर पॉलिसी जनता को एम करके बनती है, पार्टी को एम करके या अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं बनती है। एवरी पॉलिसी इज एम्ड फॉर द पीपल। ये जो दुष्प्रचार करने में कामयाब हो गए थे लोग 2024 में, जिससे आप लोग की सीटें थोड़ी सी कम हुई थी, तीसरी बार प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बने, पर 240 तक जो रुका, इस दुष्प्रचार को लेके आपका क्या है? बिकॉज तब इन्होंने ये फैलाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए, बिहार में तो इतना नहीं, बट वैसे यूपी में खास तौर से, कि रिजर्वेशन खतरे में है, संविधान खतरे में है।
आपको लगता है क्योंकि इस समय जिस तरह से जोर शोर से ये सड़कों पे उतरे हुए हैं कि वोट काटे जा रहे हैं, ये छीन लेंगे, 2015 में भी ये फैलाने में कामयाब हो गए थे कुछ हद तक कि रिजर्वेशन पे दूसरी बार सोच रही है बीजेपी, आपको लगता है ये दुष्प्रचार अब फैल सकता है या आप कुछ स्पेशल कॉशन ले रहे हैं इस बार इस चीज के लिए? लोकसभा चुनाव के बाद इतने विधानसभा हुए, हर में खटाखट कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दिखाते रह गए ये लोग। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। लोकसभा चुनाव के बाद भी कौन सा काम मोदी जी ने नहीं किया जो उनको करना था? और किसने समर्थन नहीं दिया? वक्फ नहीं किया हमने, वक्फ किया। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार दोनों समर्थन में रहे कि नहीं रहे? बिल्कुल रहे। 300 के लगभग हमारे सांसद तो 240 हैं। एनडीए की संख्या 292 है। 300 से ऊपर सांसद कहाँ से आ गए हमारे पास समर्थन के लिए? राजनीति की डायनेमिक्स खाली यही समझते हैं क्या? हम नहीं समझते हैं। वोटिंग के लिए क्यों भाग गए ये लोग? ये नहीं चाहते थे कि वोट हो, क्योंकि वोट होता तो हमारी संख्या जाती 315, 320। ये जो है विपक्ष का हो जाता ड्रम फेल। कि संख्या तो आप बदल नहीं सकते हो ना लोकसभा में, तो इसलिए वोटिंग नहीं करवाया, भाग गए ये लोग। कौन सा काम हमने नहीं किया है? नैरेटिव सेट के जो 24 में हुआ कि संविधान बदल देंगे, 400 आएगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ये नैरेटिव सेट करने में सिर्फ कांग्रेस की भूमिका नहीं थी कि पूरे के पूरे अम्बेडकराइट जितने हैं वो गांव-गांव में घूम गए इसके लिए। अभी अम्बेडकर की जब फोटो दी गई तो आपने लालू जी का पोस्ट तो देखा होगा। और नहीं, वही अम्बेडकर अम्बेडकर की फोटो को पैर के पास रखते हैं, उनके फोटो को उठा के कूड़ेदान में डाल देते हैं। लेकिन ये नियो लिबरल इस्लामिस्ट जो हैं, जो सो कॉल्ड अम्बेडकराइट जिनको कहा जाता है, शर्म है कि लोग अपने आप को अम्बेडकराइट बुलाते हैं। इनको कोई अम्बेडकर की विचारधारा से कभी मतलब रहा है? 42nd अमेंडमेंट करके संविधान का प्रेम्बल बदल देना बाबा साहब की आत्मा को सब धिक्कारता नहीं होगा इनको? बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान था ये। आपका सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के जो दो शब्द हैं, ये भी जब 50वीं वर्षगांठ हुई इमरजेंसी की भी, तब से एक आप लोग का स्ट्रेस आता जा रहा है इस पे 42nd अमेंडमेंट। क्या हमारे कुछ संविधान ऐसी नियति है आपकी कि ये सोशलिज्म सेक्युलरिज्म शब्द हटाए जाएं, जैसे प्रस्तावना में था पहले वैसे ही किया जाए? देखिए, ना हमारी पार्टी का इस पे कोई भी विचार है, ना सरकार का कोई विचार है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल, एज ए इंडियन सिटीजन, मैं अजय आलोक इस बात को मानता हूं कि हमारे संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ की गई, जो कि गलत है। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा गया। संविधान की हत्या की गई हर जगह से, इमरजेंसी लगाई गई देश में। ऐसे अमेंडमेंट को लाया गया जब पूरा विपक्ष जेल में था। हम तो जो काम कर रहे हैं वो तो तब कर रहे हैं जब पूरा विपक्ष सदन में होता है। तेजस्वी जी ने इस पे आपको पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ आजकल तो ये राहुल जी के साथ घूमते फिरते दिखते हैं। उन्होंने कहा लालू जी तब भी जेल गए थे, देखो इमरजेंसी भी जब हुई तो लालू जी किसी को छोड़ते नहीं हैं। जब कांग्रेस का विरोध करना था तो इमरजेंसी का विरोध किया, जेल भी गए, तब तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स और इन सब में थे। तो लालू जी किसी को नहीं छोड़ते हैं, तो वो इमरजेंसी पे भी वो अपना बखान पूरा करते हैं कि भाई हम लोग खड़े हुए थे तब। जित कांग्रेस ने लाठी मारी, लालू यादव को जेल में बंद किया, ये भाग भाग के लाठी से बचने के लिए भाग जाते थे बीच प्रपोजल में। वो इमरजेंसी डेज की इनकी कहानी और सुन लीजिए। जब प्रोटेस्ट होता था, पटना यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट प्रोटेस्ट यूनियन निकलता था, लालू लीड करते थे और लीड करने के बाद अपना भाषण देके भाग जाते थे। उसके 10 मिनट के बाद पुलिस लाठी भाजती थी। एक लाठी नहीं खाई लालू जी ने पुलिस से। अच्छा, ऐसा? सबको पूछ लीजिए आप, इमरजेंसी के जितने बाकी लीडर्स हैं, शिवानंद तिवारी वगैरह से जाके पूछिए कभी, सब बताएंगे कि कितने बड़े फ्रॉड थे लालू जी। अच्छा। लोग प्रोटेस्ट करते रहते थे, ये आके अपने पशु संसाधन में इनके पिताजी भाई साहब चपरासी थे, उनके क्वार्टर में ये आके अपना मीट बना के खाना शुरू कर देते थे। तो लालू जी शुरू से कल्टी मारने में बहुत तेज रहे। मीसा भी नाम रखा अपनी बेटी का, तो क्यों? हाँ, ये भी ताकि लोगों से सिंपैथी मिल सके कि इमरजेंसी में हमने यातना से इसलिए बेटी का नाम रख दिया मीसा। ये हर आदमी हर चीज़ का उपयोग करना जानता है। इसने बिहार को तबाह कर दिया। मीसा से याद आया, आपने एक वाक्य सबके साथ साझा किया था जिससे कई लोगों को बात पता चली। थोड़ा मैं आपसे उस पर फिर प्रकाश चाहूँगा। इनकी मीसा जी की जब शादी हुई थी तो एक मंजर देखने को मिला था। वो पटना में अनसेट कर्फ्यू था 4 दिन का। क्या हुआ था उस टाइम?
भाई इतने मेहमान बुलाए हुए थे देश भर से, हाँ अब सरकार के पास तो उतनी गाड़ियां थी नहीं। जी। होटल गिन के पटना में 2 होते थे, चाणक्य मौर्य, उस सबके रूम बुक करवा लिए थे, एक भी पैसा देना नहीं था। पटना के ज्वेलरी शॉप्स वगैरह 1 महीना पहले ही आधे से ज़्यादा लोग बंद हो गए थे, क्योंकि बेटी जाती थी, जो ज्वेलरी शॉप पसंद आया उठा के आ गई, पैसा देना नहीं था। अच्छा। तो शादी में हुआ ये कि अब इतने गाड़ी आ गए तो भाई सबको गाड़ी देनी है मेहमानों को, हाँ। इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी। तो कार शोरूम रात में खुला, सब गाड़ी कार की मंगवा ली गई। मारुति का शोरूम, टाटा का शोरूम, जितने नए नए शोरूम थे सबके शोरूम से गाड़ियाँ उठवा के मंगवा ली गई। 4 दिन यूज़ किया फिर लौटा दी। तो क्या बड़ा बात हो गई, इतना भी नहीं करेंगे मुख्यमंत्री होके, क्या आप भी कर रहे हैं। तो आप लोग को सीखने की जरूरत है इनसे भाई। बहुत कुछ सीखना। राज करना तो इसको कहते हैं, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। है ना। ये आप लोग नहीं सीखे। नहीं, 20 साल के बाद हम लोग भी फेल स्टूडेंट हो गए इस मामले में। आप लोग राज नहीं करना सीख पा रहे। इनको, लालू जी को राज करना तो आता है, आप जो भी कहिए। सामाजिक न्याय करते हैं, ये सामाजिक न्याय था। 3-4 बार कन्विक्ट हो चुके हैं, फिर भी जिस जलवे से बैठते हैं। 6 केसेस में कन्विक्ट है। 6 केस में हो गए कन्विक्ट। सजा हो चुकी है 6 केसेस में। हेल्थ का बहाना बना के ग्राम न्यायालय को हाँ बेल पे बैठे हुए हैं। अब पता नहीं, हमारा न्यायालय भी नहीं दिखता है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जिंदाबाद डेमोक्रेसी। हमारा न्यायालय देख ही नहीं पाता है कि वो रैली में जा रहे हैं, वो पार्टी की मीटिंग में जा रहे हैं, वो फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भरते हैं, फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं, उसमें तबीयत एकदम ठीक रहती है। बाकी चीज़ में न्यायालय बेल दे के बैठा हुआ है। जीवंत लोकतंत्र है हमारा। थोड़ा सा इस पे मैं ऊपर चलता हूँ जरा, बिकॉज आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी करी इस समय कि हमारा जीवंत डेमोक्रेसी है, न्यायालय। हम कब देखेंगे थोड़े से इसमें रिफॉर्म्स कब देखेंगे? मैं एज एन इंडियन अगर आपसे बात करूं, बिकॉज आप एक पढ़े लिखे डॉक्टर एंड वेरी जनता विरोध करना शुरू करती है ना, तो सब रिफॉर्म होने लगता है। जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म, सारे रिफॉर्म्स हो जाते हैं। जनता विरोध करना शुरू कर देती है। तो ये आप जितने देख रहे हैं, हर दलों के जो कल्चर में सुधार आपने देखा है। आज के डेट में कोई भी गुंडा दल हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल भी लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, समाजवादी पार्टी भी विकास की बात करती है, कांग्रेस पार्टी 70 साल राज करने के बाद कहती है कि हम सबको लेके चलते हैं, भारत का विकास चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि दलितों में कोई बेरोजगार रहे। अरे 1972 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। आज तक 1 करोड़ गरीब को भी कम कर पाए। 11 साल में मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें छोड़िए, हमारी रिपोर्ट भी मत मानिए। कांग्रेस ने क्या इतना किया? ये नारेबाजी पे देश चलते गए। आज मोदी जी को समर्थन क्यों मिलता है? 240 सीट 1984 के बाद आज तक किसी दल को आया है क्या? 303 सीट या 282 सीट, यही ना हमारा स्कोर था। जी जी जी। किसी दल को आया 1984 के बाद से? 40 साल में आज तक किसी पार्टी को इतना समर्थन नहीं मिला जितना हम लोग को मिला। 240 में ये लोगों ने नैरेटिव बनाया कि हम लोग हार गए, 99 वाला जीत गया। इससे बड़ा मूर्खता क्या होगा भाई? आप ऐसे ही रहिए, आप 90-99 जीत के ही बोलिए कि हम जीत गए। अगर आप इसी में प्रश्न है तो भगवान ईश्वर करे कि आपकी ये प्रसन्नता ताउम्र बरकरार रहे। देखिए, आप लोग सेलिब्रेट नहीं करते ना वैसे। अब इनकी प्रवक्ता ने ऐसे करके इतना ज़बरदस्त सेलिब्रेशन कर दिया कि वो वायरल हो गया। वो, हालांकि वो प्रवक्ता मैंने सुना है अब आईटी संभाल रही थी, उनको अब थोड़ा सा दरकिनार कर दिया। आपकी बहुत फेवरेट है वो, आपके साथ। कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं, हाँ, जो जब भी आते हैं टीवी पे या जब भी कुछ बोलते हैं तो निश्चित तौर पे उस दिन न्यूट्रल वोटर 50,000 कांग्रेस का घट जाता है देश भर में। अच्छा, हमारे लिए तो अच्छा है। हाँ। हम भगवान से मनाते हैं कि ऐसे ऐसे प्रवक्ता और तरक्की पाएं, ऐसे ऐसे प्रवक्ता हमेशा आते रहें, हमारा काम आसान हो जाता है। अब राहुल गांधी नेता है, आप सोचिए हमारे लिए कितना बेनिफिट है। राहुल गांधी अगर नेता नहीं होते, कोई और नेता होता जो पढ़ा लिखा होता, दिमाग इस्तेमाल करता, मुद्दे उठाता, उस पर एक ओपिनियन बनाता, तो किसी को भी डिफिकल्टी होती है। यही बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं इस बार कि इनकी बड़ी किस्मत अच्छी, इनको राहुल गांधी और तेजस्वी जैसे लोग मिले। हाँ, इस बार मैं आ रहा हूँ। ये है नहीं ना, ये तो और भी गोल है। अच्छा। प्रशांत किशोर, भाई प्रशांत किशोर का बेसिक बात समझिए। प्रशांत किशोर इज अ कनिंग बिजनेसमैन। वो पूरा बिहार घूम के डेटा बना लिए हैं। अब हो सकता है 1 महीना के अंदर वो डेटा बेच दें हम लोग को। अच्छा, बातचीत चल रही है आप लोग से? हमको बेचें, राजद को बेचें, कांग्रेस को बेचें, सबको डेटा बेच के अपना खर्चा निकाल लेगा वो, और फिर हो सकता है अनाउंस कर दे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कोई बड़ा बात नहीं है, ही कैन डू एनीथिंग। ऐसा हो सकता है। बीच में वो नीतीश जी के साथ भी तो आ गए थे ना, पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी। पार्टी ज्वाइन की, नीतीश ने उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया। हाँ, ये तो कांग्रेस भी गया था।
हाँ, ये कांग्रेस भी गए थे, कांग्रेस को ये चाहते थे कि मेरे हिसाब से कांग्रेस चले, वहाँ बात तो होती थी। कांग्रेसी इतने महान लोग, इनको खुदा दिया वहाँ से। हम्म, उसके बाद ये समाजवादी पार्टी में भी गए थे, ये अच्छा। आम आदमी पार्टी में भी गए थे। अच्छा, शामिल होने के लिए? हाँ, शामिल होने के लिए। अच्छा। इनकी शर्त है कि थिंक टैंक बने, ये पॉलिसी मेकर बने। हम्म, तो कौन पार्टी ये करने देगा इनको? तो थक हार के फिर अपनी पार्टी बना ली। ये एक एनएसी टाइप की चीज बनाना आपको मैं चाहते हैं। बताता हूँ, सुनिए, नेशनल आपको ये एडवाइजरी। इंटरेस्टिंग लगेगा। बताइए बताइए। हर पंचायत में 3 मोटरसाइकिल और 1 ऑटो, 3 मोटरसाइकिल को 2200 रुपये महीना, 1 ऑटो को 3000 रुपये महीना। बिहार की 7500 पंचायत में इनके 4 आदमी को इतना पेरोल है। उसको करना क्या है कि अपने मोटरसाइकिल पे जन स्वराज पार्टी का नाम, झंडा और सिंबल लगा लेना है। मैं इसकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि हर पंचायत में अगर 3 मोटरसाइकिल, 1 ऑटो आपका नाम और झंडा लगा के घूम रहा है, सिंबल लगा के घूम रहा है, 7.5 कितना रुपया कितना लगा? 2200 मोटरसाइकिल, 6600, 3000 आपका ऑटो, 10,000 हो गया। 10,000, 7,500 पंचायत इंटू 10,000, 7.5 करोड़ मेरा ख्याल है आ गया। 7.5 करोड़ आ गया। नहीं, 7.5 करोड़ भी नहीं आया, ये लगभग आएगा आपको 75 लाख, 7.5 करोड़ हाँ, जो कुछ भी है। ऐसी है। हाँ। लेकिन ये काम इन्होंने किया है पिछले 4 महीने से। इसका फायदा क्या हुआ? इनका सिंबल, सबसे पार्टी की, राजनीतिक पार्टी का चैलेंज क्या होता है कि अपना सिंबल, नई पार्टी के लिए, कि अपना सिंबल लोगों को याद करो। तो इसका सिंबल गांव गांव में पहुंच गया 4 महीने में। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का दिमाग है कि भाई पैसा हम खर्च करेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। 4 आदमियों ने पूरे सिंबल को, झंडा को गांव गांव में पहुंचा दिया। तो उससे फर्क क्या पड़ा? वोट तो नहीं मिलेगा ना। हाँ, वो तो वोट तो मिलेगा नहीं। सारे टायर्ड रिटायर्ड लोग इन्हीं को ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा। जिनको कोई नहीं पूछ रहा है तो जन स्वराज पार्टी चला जा रहा है। वो मनीष कश्यप यूट्यूबर जो था, हाँ, तमिलनाडु में जो जेल में था, अच्छा खासा उसकी कुटाई उठाई हुई थी, वो आके बीजेपी पहले ज्वाइन किया। अब बीजेपी में समुंदर जैसी पार्टी है। हम जानते हैं कि कौन कार्यकर्ता है, कौन कलाकार है। तो ज्यादा कलाकारी बीजेपी में दिखाने वाले चलते नहीं है। तो उसको समझ में आ गया मनीष कश्यप को कि यहाँ कलाकारी हमारी चलेगी नहीं। तो अभी जाके इनको ज्वाइन कर लिया है। इनको ज्वाइन करती हैं, अगले दिन 200 मोटरसाइकिल निकाल के यूट्यूब पे उसका वीडियो। अरे इससे करने से वोट नहीं मिलता है भाई। अगर यूट्यूब और ट्विटर करने से वोट मिल जाए, पॉडकास्ट हमारा आप कर रहे हैं से अगर वोट मिलने लगे, तब तो क्या जरूरत है घूमने की, संघर्ष करने की, गांव गांव में जाके बात करने की, लोगों की समस्या सुनने की? यही करके वोट ले लीजिए फिर। पिछले आप आई थिंक कुछ 15-20 दिनों आपने लगातार ज़मीन पर भी गए, लोगों से मिले भी। कैसा रहा आपका वो पूरा जो एक अनुभव रहा, अगर मैं कहूँ डायरेक्ट लोगों से बात करने का? बिकॉज आप तो ग्राउंड पे थे इधर। देखिए, हम लोग गांव के हैं। मैं चुनाव 2 बार लड़ चुका। बीजेपी से नहीं लड़ा था मैं। बीजेपी से मेरी उस वक्त बिहार में लड़ाई हो गई थी। मैंने अपना पॉलिटिकल करियर बीजेपी से ही शुरू किया जी। लेकिन सुशील मोदी से मेरी बनी नहीं, तो मैंने बीजेपी छोड़ दिया। पहली बार 2005 में निर्दलीय लड़ा, मुझे 11,000 वोट आए। लोजपा नई नई पार्टी बनी थी जी, रामविलास जी थे, तो वो हमको बहुत मानते थे। फिर 2010 में मुझे बहुजन समाज पार्टी, 2007 में 8 में बहुजन समाज पार्टी मुझे बुला के ले गई कि हमारे साथ चलिए। बहुजन समाज पार्टी में 12 तक रहा। उससे एक बार चुनाव लड़ा मैं, मुझे 34,000 वोट मिले। नीतीश कुमार के कारण मैं हार गया, क्योंकि 10 में नीतीश कुमार का सो कॉल्ड सुशासन का वेव चल रहा था। बिल्कुल। तो हम लोग गांव से भी, पटना में भी, और चूँकि डॉक्टर हूँ पेशे से, पापा भी डॉक्टर हैं, हम लोग का रोज़ दिन समाज के विभिन्न तबकों से बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है। तो एक आम आदमी क्या सोच रहा है नीतीश कुमार के बारे में, बीजेपी के बारे में, आरजेडी के बारे में, हमारी शिकायत कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। हमारे सरकार में करप्शन हो गया है, उस पर हम लोग रोक नहीं लगा पा रहे हैं। तो कुछ कुछ काम बहुत स्लो चल रहे हैं, ये सब बोलते हैं। लेकिन विकल्प आरजेडी नो, नॉट अ विकल्प। ये है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं। विकल्प आरजेडी नहीं। मतलब आप ही से लड़ेंगे, अपना काम हमें ही गाली देंगे, हमें ही सुधारेंगे, बट आप ही से हमें ही गाली देंगे, हमें ही सुधारेंगे। अच्छा है ये भी आपके लिए तो। लेकिन अच्छा विकल्प आरजेडी नहीं हो सकती है। तो आपका कितना व्यक्तिगत समय रहता है अजय आलोक जी? बिकॉज आपकी जो जर्नी रही है इटसेल्फ हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आपने बताया अलग अलग पार्टीज से और बिहार से आप लगातार जुड़े रहे हैं। तो आगे हम अजय आलोक जी को टेलीविजन पे तो देखते रहते हैं, दिल्ली में आप कितना बैठते हैं, बिहार जाना कितना होता है? बिकॉज आपका काफ़ी टाइम रहता है बिहार। नहीं, इट्स लाइक 60-40।
60 आज की 40? तारीख में 60 में दिल्ली में रहता हूँ, 40% 40 बिहार में वहाँ पे रहता हूँ, रहते हैं। क्योंकि पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकर्ता हूँ। हम्म, और अब बीजेपी में मोदी जी के नेतृत्व में मैंने पार्टी ज्वाइन की। दैट्स बिकॉज कि मोदी जी को मैं जानता हूँ 2000 से, जब वो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी थे। हम्म, फिर वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन 2007 में मैं बीजेपी में था जब, तो मैंने 2007 में जाके गुजरात में प्रचार भी किया था मैंने। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। तो जो मोदी जी जब आए तो मुझे कभी मन नहीं था नीतीश कुमार को, मैंने कहा भी था जब मैं जेडीयू में था कि गठबंधन तोड़ना ठीक नहीं होगा। उसके बाद आज आरजेडी से गठबंधन 2015 में मैं और आरसीपी सिंह दोनों खिलाफ थे कि आरजेडी से गठबंधन मत कीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं, अकेले ही लड़ते हैं हम लोग। लेकिन नीतीश जी अपनी इनसिक्योरिटी के कारण उसे गठबंधन हुआ। तो मोदी जी के आने के बाद, और बीजेपी में मैं कभी असहज नहीं हुआ, मुझे कभी लगा ही नहीं कि, क्योंकि शुरुआती मैंने यहीं से किया था। तो बीजेपी में एक सहजता के साथ, प्लस मोदी जी के नेतृत्व में, अमित भाई के गाइडेंस में, और नड्डा जी को भी पहले से जानते थे, तो बहुत सहजता के साथ यहाँ पे मेरा। और दूसरी बात है कि अपने से द्वंद्व नहीं करना पड़ता है। जो मेरी विचारधारा है व्यक्तिगत, वही पार्टी की विचारधारा है, तो मुझे अपने में द्वंद्व नहीं करना पड़ता है। जैसे जेडीयू में मुझे कई बार अपने से द्वंद्व करना पड़ता था। आपने इनफैक्ट यही बोला था जब आप रिजाइन कर रहे थे, तब आपने यही शब्द बोले थे जो आपने अभी कि बोले खुद से द्वंद्व करने की राजनीति नहीं की जाती है। अब ट्रिपल तलाक हो गया, धारा 370 हो गया, उसमें जेडीयू मेरी लड़ाई हो गई थी। नीतीश कुमार को मैंने साफ कहा था कि जो समाजवादी होगा वो 370 का समर्थन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि धारा 370 में महिलाओं को आरक्षण नहीं है, दलित को आरक्षण नहीं है। कैसे कोई समाजवादी दलितों को आरक्षण नहीं हो इसका समर्थन कर देगा? ये बात पता ही नहीं थी इन लोग को। बहुत लोगों को नहीं पता थी ये बात। ये इन लोगों को पता ही नहीं था। वो तो एक ढलरा चला आ रहा था कि 370 नहीं, थोड़ा दूर रखो, हम लोग 370 में नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस कहते थे कि 370 को छूना नहीं। अरे क्यों नहीं छूना है भाई? ट्रिपल तलाक नीतीश कुमार विरोध कर रहे हैं, भाई महिलाओं को आप आरक्षण दे रहे हो 50%। मैंने ये कहा कि कैसे हम लोग अपने से द्वंद्व कैसे कर रहे हैं? सत्ता में आते 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, 35% पुलिस में आरक्षण दिए, और ट्रिपल तलाक के लिए आप कहने के लिए धार्मिक मामला है छोड़ दो। ये सीधा सीधा अपीजमेंट है और कुछ नहीं है। तो इन सब बातों से मेरे डिफरेंस हो गए नीतीश कुमार से। जी जी। तो राजनीति कभी ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जिसमें अपने से द्वंद्व करना पड़े। आज आप जिस स्थिति में हैं वहाँ से आप कैसे देखते हैं, पर्सनली कैसे देखते हैं? व्हाट इज़ योर पाथ अहेड? मैं पर्सनली, मेरा पाथ अहेड कुछ नहीं है। मैं पार्टी में हूँ, काम कर रहा हूँ। बीजेपी की सबसे अच्छी बात है कि नोबडी गोज अननोटिस्ड। आप अपना काम करते रहिए, आप अननोटिस नहीं रहेंगे। ओके। तो आई एम ऑल्सो होपिंग आई वोंट गो अननोटिस्ड। एंड व्हाट डू यू एंजॉय मोर? ये राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे जब आप पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं, इज दैट मोर फुलफिलिंग, या फिर जो ज़मीन पे जाकर संगठन की अगर मैं राजनीति कहूँ, या लोगों से जुड़ना, या इलेक्शन कंटेस्ट करना, आपकी पर्सनल, आपके लिए ज़्यादा सेटिस्फाइंग क्या है? दोनों? मैं तो तीनों रोल में हूँ। आप तीनों में, तभी मैं पूछ रहा हूँ। यू आर द राइट पर्सन टू नो कि कौन से रोल को आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं और व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू यू। नहीं, द मोर नेचुरली इंटरेक्टिंग विद पीपल, दैट इज द बेस्ट थिंग। दैट इज द बेस्ट थिंग। ये टीवी में बोलना कितने देर आप बोलते हैं? 1-2 घंटा, सुबह में 10 मिनट की बाइट हो गई, उससे तो काम नहीं होगा ना। इंटरेक्टिंग विद द पीपल एंड पीपल ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये नहीं कि मैंने कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनी हुई तो सिर्फ वहीं के लोगों से मिल रहा हूँ, बाकी लोगों से नहीं। हम जब निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो मतलब आई मेक श्योर कि हम अगर 3 जिला क्रॉस कर रहे हैं तो तीनों जिला के जिलाध्यक्ष को पहले फ़ोन कर दें। वो हमारी पार्टी की एक परंपरा भी है, इन्फॉर्म योर जिलाध्यक्ष दैट यू आर गोइंग, यू आर क्रॉसिंग। तो उसमें 50 लोग मिले, रोज़ दिन 100 लोग का पैरवी करना है, किसी की ये समस्या, किसी की वो समस्या, किसी को ये विभाग, वो विभाग, ये सब। इंटरेक्टिंग विद पीपल, हेल्पिंग विद पीपल, यही तो राजनीति है और क्या है। एंड आई थिंक बाकी बकबक करना जो हम लोग नेचुरली आपका यही है। और जो बकबक करना, वो बकबक के कारण लोगों में स्वीकार्यता बढ़ जाती है और कुछ नहीं है। आपने बड़े आज बेबाकी से और बड़े खुल के, आई थिंक विदाउट एनी फिल्टर्स सारी बात रखी। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, आई थिंक ये हमारे पास कंसिस्टेंटली आ रही थी, मैसेजेस भी आ रहे थे कि आपसे सुनना चाहते थे सब कि बिहार में क्या चल रहा है। एंड सब में एक मानना है सबका, आपको इतने साल से देखते आ रहे हैं। जनरली क्या होता है, जब कोई पार्टी चेंज होती है, कुछ होता है, तो एक धारणा होती है लोगों की। आपको लेके बड़ी पॉजिटिव धारणा रही है लोगों में, बिकॉज आपने बड़े इसको एक्सेप्ट किया है और बड़ा रीजनिंग दी है, और आज भी उस रीजनिंग से स्टिक किए हैं कि क्यों मैं जेडीयू में था, क्यों मैं आज भाजपा में हूँ, क्या मेरी सोच है, तब मैं किन विषयों पे नहीं साथ था उनके।
तो आई थिंक एक आपकी जो पंक्ति है ना, जो बहुत हर जगह चली थी कि मैं सिर्फ गरियाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आईना भी दिखाने के लिए आया हूं। तो आई थिंक आपने आज आईना भी दिखाया पूरा बिहार की राजनीति पे। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट अजय आलोक जी। नहीं, थैंक यू सो मच। एंड वी विश कि आपकी मुहिम भी सफल हो बिहार में। आप फिर अभी आपका कितने टाइम बाद फिर से जाना है वहां? मैं परसों ही चला जाऊंगा। आप परसों ही चले जाएंगे? प्रधानमंत्री जी की सभा है 18 तारीख को। अच्छा। और अब चूंकि बिहार का मैं हूँ और बिहार में इलेक्शन है, तो नेचुरली बिहार में समय ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टुडे। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक जुड़े, बिल्कुल बेबाकी से, बिना किसी फिल्टर के। इन्होंने बिहार का भी क्या हाल है वो बताया, अपने राजनीतिक करियर के बारे में भी डाला एक प्रकाश। और एक बात माननी होगी, इन्होंने जीवन को अपनी शर्तों पे जिया है, जहां इनको ठीक लगा है अपने कन्विक्शन को फॉलो किया है। एंड आई थिंक राजनीति को ऐसे शिक्षित लोगों की जरूरत है हु कैन कॉल अ स्पेड, जो है उसको वैसे बता सके। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें कमेंट्स में बताइए ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।